नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनन्या शर्मा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ 2025 में घटी थी। यह कहानी पूरी तरह से सच्ची है और इसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सामान्य सी ज़िंदगी में इतना भयानक मोड़ आएगा, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद यह सब पहले से तय था। दोस्तों, अगर आप भी भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो मेरी यह कहानी आपको ज़रूर सोचने पर मजबूर कर देगी। और अगर नहीं मानते तो शायद इसे सुनने के बाद आपका नज़रिया बदल जाए। चलिए शुरू से बताती हूँ। मैं उस समय 22 साल की थी और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक छोटी सी जॉब में लग गई थी। मेरा परिवार काफ़ी साधारण है, माँ, पापा और एक छोटा भाई। हम दिल्ली के एक पुराने इलाके में रहते थे जहाँ घर काफ़ी पुराने थे लेकिन किराया सस्ता था। हमारा घर एक पुरानी हवेली का हिस्सा था जो ब्रिटिश काल की बनी हुई थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन अब यह खंडहर हो चुकी थी। हमारा हिस्सा थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन बाकी हिस्से बंद पड़े थे। मैंने कभी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं विज्ञान में विश्वास रखती हूँ। भूत प्रेत मेरे लिए बस कहानियाँ थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारी पड़ोस वाली हवेली का एक हिस्सा किराए पर लिया गया है। नया किराएदार एक बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम लक्ष्मी देवी था। वह अकेली रहती थीं और उनका व्यवहार काफी अजीब था। वह दिन भर घर में बंद रहती और रात को कभी-कभी अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो या हंस रहा हो। मैंने पहली बार उन्हें देखा जब वह हमारे घर आईं और माँ से कुछ बात की। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं और चेहरा इतना पीला कि लगता था जैसे सालों से धूप नहीं देखी हो। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, इस हवेली में रहना है तो सावधान रहना, यहाँ छायाएं घूमती हैं। मैं हंस दी और सोचा कि बुढ़िया पागल है, लेकिन उस रात से चीजें बदलने लगीं। पहली घटना उस रात की थी। मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोलीं, लेकिन कमरा अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा शायद सपना है और फिर से सो गई। लेकिन सुबह उठी तो मेरे बिस्तर के पास फर्श पर पानी की कुछ बूंदें थीं। मैंने सोचा शायद छत से टपक रहा है, लेकिन छत सूखी थी। मैंने इसे इग्नोर कर दिया। अगले दिन ऑफिस से लौटी तो माँ ने बताया कि लक्ष्मी देवी फिर आई थी और पूछ रही थीं कि क्या रात को कोई आवाज आई। माँ ने कहा कि उन्होंने बताया कि इस हवेली में एक औरत की आत्मा है जो 1940 के दशक में यहाँ मर गई। उसका नाम सीता था और वह एक अमीर व्यापारी की पत्नी थी। व्यापारी ने उसे धोखा दिया और मार डाला। अब उसकी छाया यहाँ भटकती है, खासकर युवा लड़कियों को परेशान करती है। मैंने हंसकर कहा, माँ, ये सब बकवास है, बुढ़िया डराना चाहती है। लेकिन अगली रात ने मुझे हिला दिया। मैं देर रात तक पढ़ रही थी क्योंकि अगले दिन प्रेजेंटेशन था। अचानक लाइट चली गई। मैंने फोन की टॉर्च जलाई और बाथरूम गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन वह परछाई मेरी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा लंबा था, आंखें काली और बाल बिखरे हुए। मैं चीख पड़ी और पीछे हट गई। जब दोबारा देखा तो सब नॉर्मल था। मैंने सोचा शायद थकान से ऐसा लगा, लेकिन उस रात सो नहीं पाई। सुबह उठी तो मेरे कमरे की दीवार पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। मैं डर गई,
लेकिन किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगीं। एक शाम मैं घर लौटी तो दरवाजे पर एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक औरत थी जो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी मैंने आईने में देखी थी। मैंने उसे फेंक दिया, लेकिन रात को सपने में वही औरत आई। वह कह रही थी, मेरा घर लौटा दो, तुम यहां नहीं रह सकती। मैं डरकर जाग गई। अगले दिन मैंने लक्ष्मी देवी से बात करने का फैसला किया। मैं उनके घर गई। उनका घर अंधेरा था और हवा में एक सड़ी हुई गंध थी। उन्होंने मुझे बैठाया और चाय दी। मैंने पूछा, आंटी, यह हवेली की कहानी क्या है? उन्होंने बताया कि सीता की आत्मा यहाँ है क्योंकि उसका शव हवेली के तहखाने में दफन है। व्यापारी ने उसे मारकर छिपा दिया था। अब वह हर नई लड़की को अपना दुश्मन समझती है। बेटी, अगर तुम्हें कुछ दिखे तो मंत्र पढ़ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन अगर वह तुम्हें छू ले तो बचना मुश्किल है। मैं घर लौटी, लेकिन मन नहीं माना। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया और पाया कि हवेली की पुरानी खबरें थीं। 1947 में एक मर्डर हुआ था। मैं घबरा गई। उस रात मैंने मंत्र पढ़ा और सोई, लेकिन आधी रात को मुझे लगा जैसे कोई मेरे गले पर हाथ रख रहा है। मैंने आंखें खोलीं तो कमरे में ठंडी हवा थी और बिस्तर के पास एक छाया खड़ी थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैं चीखी और लाइट जलाई। छाया गायब हो गई, लेकिन मेरे गले पर निशान थे, जैसे किसी ने दबाया हो। मैंने माँ को बताया। माँ डर गई और कहा कि हम घर बदलेंगे, लेकिन पापा ने कहा कि यह सब वहम है। अगले कुछ दिन शांत रहे, लेकिन फिर एक रात बारिश हो रही थी। मैं अकेली थी घर पर, क्योंकि परिवार गांव गया था। मैं टीवी देख रही थी जब अचानक दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैंने बंद किया और पीछे मुड़ी तो कमरे में वही छाया थी। वह अब साफ दिख रही थी। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और आंखें लाल। वह बोली, तुम मेरी जगह ले रही हो, जाओ यहाँ से। मैं भागी और कमरे में बंद हो गई, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया। छाया अंदर आई और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने मंत्र पढ़ा, लेकिन वह नहीं रुकी। उसने मुझे छुआ और मुझे लगा जैसे मेरी बॉडी ठंडी हो गई। मैं बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मैं फर्श पर थी। मेरे शरीर पर खरोंचें थी। मैंने फैसला किया कि अब लक्ष्मी देवी से मदद लूंगी। मैं उनके पास गई। उन्होंने कहा कि सीता की आत्मा को शांति की ज़रूरत है। उसका शव तहखाने में है, उसे निकालकर अंतिम संस्कार करना होगा। मैंने पूछा कि तहखाना कहाँ है? उन्होंने बताया कि हवेली के पीछे एक बंद कमरा है। मैं डरते हुए वहाँ गई। दरवाज़ा पुराना था। मैंने तोड़ा। अंदर अंधेरा था और हवा में मौत की गंध। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा एक कंकाल पड़ा था, साड़ी में लिपटा हुआ। मैं चीखी और बाहर भागी। उस रात छाया फिर आई, लेकिन इस बार गुस्से में। वह बोली, तुमने मेरा राज खोला, अब तुम मरोगी। कमरा हिलने लगा, चीजें उड़ने लगीं। मैंने लक्ष्मी देवी को फोन किया। वह आई और कुछ मंत्र पढ़े। छाया चीखी और गायब हो गई। लक्ष्मी देवी ने कहा कि अब पंडित बुलाओ और शव का संस्कार करो। हमने ऐसा किया। अगले दिन पुलिस आई, लेकिन पुरानी केस होने से कुछ नहीं हुआ। संस्कार के बाद सब शांत हो गया। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। संस्कार के बाद मुझे लगा सब ठीक है, लेकिन एक रात फिर छाया आई। इस बार वह शांत थी। बोली, धन्यवाद, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं डर गई। क्या वह अब मेरे अंदर है? आज भी कभी कभी आईने में अपनी परछाई देखती हूँ तो लगता है वह मुस्कुरा रही है। उसके बाद संस्कार के कुछ दिन बाद सब नॉर्मल लग रहा था। मैं ऑफिस जाती, घर आती और परिवार के साथ समय बिताती।
लेकिन एक छोटी सी चीज़ मुझे परेशान कर रही थी, मेरे सपने। हर रात मैं सपने में उस हवेली को देखती जहाँ सीता घूम रही होती। वह मुझे देखकर कहती, मैं अभी भी यहाँ हूँ, तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया। मैं जागती और पसीने से तर हो जाती। मैंने सोचा शायद ट्रॉमा है और डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है और कुछ दवाएं दी, लेकिन दवाओं से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन ऑफिस में मैं अपनी सहेली रिया से बात कर रही थी। मैंने उसे पूरी कहानी बताई। वह हंस दी और बोली, अनन्या, तू ज़्यादा फिल्में देखती है, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन शाम को जब मैं घर लौटी तो दरवाजे पर एक पत्र मिला। पत्र पुराना लग रहा था और उसमें लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ, तुम्हारा राज जानती हूँ। मैं घबरा गई। पत्र किसने भेजा? मैंने लक्ष्मी देवी से पूछा, लेकिन वह बोली कि वह तो अब यहाँ से चली गई है, उनका घर खाली था, मैं अकेली पड़ गई। उस रात मैंने फैसला किया कि हवेली छोड़ दूंगी, लेकिन रात को फिर वही हुआ। मैं सो रही थी जब मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, रुक जाओ। मैं जागी तो कमरे में ठंड थी और खिड़की खुली हुई थी। मैंने बंद की, लेकिन पीछे मुड़ते ही छाया वहाँ थी। इस बार वह और साफ थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में घूर रही थीं। वह बोली, तुमने मेरा शव जलाया, लेकिन मेरी आत्मा बंधी हुई है, मुझे मुक्ति दो। मैंने पूछा, क्या करूं? वह बोली, व्यापारी का राज पता करो, वह अभी भी जिंदा है। मैं हैरान रह गई। 1940 का व्यापारी जिंदा, लेकिन वह गायब हो गई। अगले दिन मैंने रिसर्च शुरू की। मैंने पुरानी किताबें पढ़ी और पाया कि व्यापारी का नाम हरिशंकर था। वह अमीर था, लेकिन सीता से शादी के बाद धोखा दिया। सीता को मारकर वह भाग गया, लेकिन अफवाह थी कि वह दिल्ली में ही छिपा रहा। मैंने एक पुराने इतिहासकार से बात की। उन्होंने बताया कि हरिशंकर का पोता अभी दिल्ली में रहता है, नाम राजेश हरिशंकर। मैंने उससे मिलने का प्लान बनाया। राजेश एक बिजनेसमैन था और मैंने अपॉइंटमेंट लिया। मिलने पर मैंने पूछा, आपके दादाजी के बारे में बताइए। वह चौंक गया, लेकिन बोला कि दादाजी 1950 में मर गए, लेकिन उनकी आंखों में झूठ था। घर लौटकर मैं थकी हुई सो गई, लेकिन सपने में सीता आई और बोली, वह झूठ बोल रहा है, सच्चाई उसके घर में है। मैंने फैसला किया कि राजेश के घर जाऊंगी। यह जोखिम भरा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। मैंने रिया को बताया और वह मेरे साथ आई। हम राजेश के घर गए, जो एक बड़ी कोठी थी। हमने बहाना बनाया कि हम रिपोर्टर हैं। राजेश ने हमें अंदर बुलाया। बातचीत में मैंने पूछा कि दादाजी की डायरी है। वह नर्वस हो गया और बोला नहीं, लेकिन रात को मैं चुपके से उसके घर में घुसी। दोस्तों, यह गलत था, लेकिन मजबूरी थी। घर अंधेरा था। मैंने एक कमरा खोला तो वहाँ पुरानी चीज़ें थीं। एक बॉक्स में डायरी मिली। डायरी में लिखा था, सीता को मारना ज़रूरी था, वह मेरी राज जान गई थी, मैं अब छिप जाऊंगा। राज? क्या राज? आगे पढ़ा तो पता चला कि हरिशंकर ने स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिशों से गद्दारी की थी और पैसे लिए थे। सीता ने पता लगाया तो मार डाला। मैं डायरी लेकर भागी, लेकिन पीछे से कोई आया। राजेश था। वह बोला, यह राज बाहर नहीं जाना चाहिए। उसने मुझे पकड़ा, लेकिन मैं भाग निकली। उस रात छाया फिर आई। मैंने डायरी दिखाई। वह बोली, अब राज बाहर लाओ, तब मैं मुक्त होंगी। मैंने मीडिया को बताया। खबर वायरल हो गई। राजेश गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके बाद छाया और गुस्से में हो गई। वह बोली, तुमने बहुत देर की, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी जिंदगी नर्क हो गई। हर जगह छाया दिखती, ऑफिस में, सड़क पर, घर में।
मैंने पंडित बुलाए, मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैं कार चला रही थी जब छाया सामने आई। मैं ब्रेक लगाई, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में जागी तो डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। अब मैं कभी कभी खुद को आईने में देखती हूँ तो सीता की छाया दिखती है। दोस्तों, यह कहानी अभी भी जारी है। मैंने मुक्ति के लिए कई जगह घूमी, तीर्थ स्थलों पर तांत्रिकों से मिली। एक तांत्रिक ने कहा कि छाया अब मेरी बॉडी में है और निकालने के लिए एक रस्म करनी होगी। रस्म में मैंने पुरानी हवेली में जाना था, अकेले। मैं गई, वहाँ तहखाने में रस्म की। छाया बाहर आई और चीखी। उसने कहा, धन्यवाद, लेकिन याद रखना, छायाएं कभी नहीं जाती। वह गायब हो गई। अब सब ठीक है, लेकिन रात को कभी कभी फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह पूरी कहानी थी दोस्तों। कुल मिलाकर यह घटनाएं मेरी जिंदगी बदल गई। अगर आपको लगता है कि यह सच्ची है तो कमेंट करें। धन्यवाद। अगले भाग में और एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगी।